नमस्कार मित्रों, मैं हूं पलाश। आज के वीडियो में अपन लोग चलने वाले हैं कहाँ, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आगे, उसके आगे डेफिनेशंस पे। तो देखो, आज के वीडियो में अपन लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जानेंगे। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन तो आपको अब देखो हर जगह मिल जाएगी, पर ज़रूरी क्या है, एग्जाम्पल्स। तो आज के वीडियो में आपको कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा और उनके एग्जाम्पल दूंगा। क्या कि देखो, ये जो डेफिनेशंस है ना, इनको आप देखोगे कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, इन सब चीज़ों में आप देखोगे। ठीक है, पर एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको उनको यूज़ कैसे करना है वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन तो हर जगह मिल जाएगी जैसा कि मैंने कहा, पर एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा क्या कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखोगे तो किस तरीके से आपको उन पर काम करना है, वर्क करना है। ठीक है, क्या सोच होनी चाहिए, क्या एनालिसिस होनी चाहिए, वो सब चीज़ें होगी। तो देखो आगे चलते हैं अपन बेसिक डेफिनेशंस पर। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बोल दूँ, क्या वीडियो को लाइक कर दो यार। ठीक है, और चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो भरोसा दिखाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले लेता हूँ, है ना। ये एग्जाम्पल मैं अभी और भी लूँगा आगे अलग अलग तरीके से, और ये एग्जाम्पल मैं लास्ट में एक बार और लूँगा इसको, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो। अब देखो, मान लेते हैं आपने खरीदी है एक कार। ठीक है, आपने एक कार को खरीदा, कितने लाख की कार का प्राइस है, 12 लाख रुपए का। ठीक है, 12 लैक्स का कार का है प्राइस। ओके, तो अब देखो आपके पास जो अमाउंट है वो कितना है। अमाउंट जो है आपके पास वो है 4 लाख रुपए मान लेते हैं। 4 लाख आपके पास जेब में है, बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। ठीक है, आपने बोला ओके। अभी भी आपको चाहिए था 8 लाख रुपए। ठीक है, तो 8 लाख का आपने लिया क्या, लोन। ठीक है, लोन लिया आपने 8 लाख रुपीस का। ओके, मैं इसका यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो कार का प्राइस है 12 लाख का। ठीक है, आपके पास थे 4 लाख रुपए और आपने लोन ले लिया 8 लाख का। इस तरीके से टोटल 12 लाख रुपए आपके पास हो गए और आप लोगों ने ये कार खरीद ली। ठीक है, चल, आपने जब ये कार खरीदी तो आपके पास जो एसेट है टोटल, ठीक है, उसका प्राइस कितना है ये बता। सबसे पहले आपके पास जो एसेट है उसका प्राइस है 12 लाख रुपीस, यानी कि ये है आपके पास एसेट। ठीक है, अच्छा, आपकी जो नेट वर्थ होगी, ठीक है, नेट वर्थ यानी कि टोटल जो आपके पास होता है ना, प्राइस है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की जो वैल्यू होती है, टोटल जो आपकी नेट वर्थ होगी, अभी मान लेते हैं अपन सिर्फ कार को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो टोटल आपकी जो नेट वर्थ होगी वो क्या, वो 12 लाख है, नहीं है। ठीक है, टोटल आपकी नेट वर्थ 12 लाख होगी जब आप ये लोन को पूरा पे कर दोगे। ठीक है, देखो बताता हूँ, ये है एसेट। ठीक है, पर अभी भी आपके पास जो है लाइबिलिटी है कितने की, 8 लाख की, ये है लाइबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो अपन इस पर अभी आएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं अभी फिर से लूँगा पूरा बताने के बाद, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो कार की वर्थ है 12 लाख रुपीज़। ठीक है, आपने जो अमाउंट पे किया है वो 4 लाख खुद की तरफ से, और लोन है 8 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 8 लाख का जब आप लोन पूरा पे कर दोगे तब ये जो 12 लाख रुपीज़ है, यानी कि जो कार है, ये आपके कार एसेट तो अभी भी है ही। ठीक है, पर आपकी जो नेट वर्थ है उसमें ऐड अप हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल अभी मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत सारे डाउट होंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आखिरी में फिर से लूँगा। मैंने ये एग्जांपल अभी क्यों लिया, ताकि आप लोगों के मन में आए डाउट। ऑलराइट, तो अभी चलते हैं आगे। एसेट पर आते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ जो आप या फिर कंपनी ओन करती है, ठीक है, और उसको जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जब चाहे नहीं। ठीक है, जब चाहे नहीं वो कहेंगे, पर उस चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकती है, उसको एसेट कहेंगे। अब देखो, आप में से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हुई है, और उसमें जो एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अलग है। ठीक है, वो डेफिनेशन एक्चुअली में अभी है, एक्चुअली में वही सही है, पर जब भी अपन लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तब अपन को वहाँ पर जो डेफिनेशन कंसिडर करनी है वो यहाँ वाली ये डेफिनेशन कंसिडर करनी है। ठीक है, वहाँ पर जो डेफिनेशन है वो भी मैं जानता हूँ और ये वाली भी जानता हूँ। ठीक है, वो डेफिनेशन क्या, आप लोगों के फाइनेंशियल टर्म्स में, पर्सनल फाइनेंस में वो डेफिनेशन आप लोगों को बहुत काम पे आएगी। बट यहाँ पर जो चीज़ है वो आपको ये डेफिनेशन कंसिडर करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन ने क्या बोला भैया, कोई भी चीज़ जो मेरे पास है, ठीक है, अच्छा मेरे पास तो मोबाइल है, तो क्या ये मोबाइल एक एसेट हुआ, क्या, ये डेफिनेशन बढ़ जाते हैं अपन फिर से। ठीक है, एनीथिंग विच यू ओन, ठीक है, एंड कैन कन्वर्ट इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट। अच्छा, क्या आप मोबाइल को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल, मैं मोबाइल को बेच दूंगा, सही बात है।
ठीक है, मेरे पास तो लैपटॉप है, क्या मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल, बेच दूंगा लैपटॉप को। घर है, बिल्कुल। कार है, बिल्कुल। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चली क्या, कि आप जो भी चीज़ को ओन करते हो, ठीक है, आप जो भी चीज़ को ओन करते हो और उसको जब भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कहेंगे क्या? एसेट। ठीक है, अब ये एसेट में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इन सब की आप लिस्ट बनाओ और खुद के पास रखो। ठीक है, आपके पास क्या क्या एसेट है आप उनकी लिस्ट बनाकर चाहो तो नीचे कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोग और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हो गया आपके बैंक बैलेंस में जो कैश पड़ा है वो भी आपका एसेट हुआ ना, ऑलवेज। क्यों? आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जो कैश ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, बैंक बैलेंस में है, तो भाई वो तो हुआ ही ना एसेट। ठीक है, और भी चीज़ें आ जाएंगी। अब बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए एसेट क्या क्या होंगे? ठीक है, उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं, गुड्स हुआ जो कि उन लोगों ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, कैश जो कि उनको मिलने वाला है वो भी उनका एसेट हुआ। ठीक है, उनके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, वो भी उनका एसेट हुआ। जो लैंड है उनके पास, वो भी उनका एसेट हुआ। ठीक है, सारी चीज़ें अंदर जो भी डेकोरेशंस में रखी हुई हैं, वाटर, भले वो कूलर हो गया, कूलर भी एसेट में ही आएगा, एसी हो गया वो भी एसेट में आएगा। तो ये सारी चीज़ें एसेट की डेफिनेशन, एसेट के अंदर ही आएंगी। तो जब चाहे वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहे नहीं। ठीक है, अगेन, तो एसेट के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके का एसेट होता है, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर जो जब चाहे वाली चीज़ आएंगी ना, मैं इसलिए उसको अलग कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर अलग अलग डिफाइन हो जाती है, यहाँ पर जा करके वो डिवाइड हो जाती है करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट पे। अच्छा, ये जो डिवीजन है एसेट का, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एसेट होते हैं, ये बेस्ड ऑन लिक्विडिटी है, यानी कि आप कितनी जल्दी अपने एसेट को लिक्विडेट कर सकते हो उसके बेसिस पर होता है। इसलिए जब चाहे वाली चीज़ हट जाती है। जब चाहे जो कैश को कन्वर्ट कर सकते हो, जब चाहे जो एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कहेंगे अपन करंट एसेट, और बाकी होगा फिक्स्ड एसेट। इस पर आते हैं अपन अभी, तो इसके ऊपर अभी चलते हैं डिटेल में। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ कही थी क्या, कि कोई भी चीज़ जिसको आप जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जब चाहे, यानी कि इसका एक टाइम जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, उस पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसके लिए लिया गया है 1 ईयर। 1 ईयर, यानी कि वो चीज़ें जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कहेंगे करंट एसेट। ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट, कंपनी का या फिर आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, वो भी कहेंगे इसी में ही आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो भी कैश पड़ा है वो भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि जो प्रोडक्ट या फिर गुड्स उन्होंने बनाए हैं ना, प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाया ना, तो प्रोडक्ट को जब वो सेल करेंगे तो ये हो गया उनका करंट एसेट। उसके बाद और क्या चीज़ें हो गई? पेमेंट जो उनको मिलने वाली है वो भी हो जाएगी ना, पेमेंट बिल्कुल करंट एसेट के अंदर ही आएगा। और भी चीज़ें, ये आप लिस्ट बनाओगे और नीचे कमेंट करोगे। ठीक है, अब करंट एसेट के बाद अगली चीज़ पर आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? देखो वही चीज़ सेम, जो तुरंत के तुरंत क्या कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर कंपनी के लिए तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होता है फिक्स्ड एसेट। यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो गई? लैंड। ठीक है, कंपनी जो भी लैंड को ओन करती है, क्या जब चाहे कन्वर्ट कर देगी क्या? नहीं ना भाई। तो ये आएगा फिक्स्ड एसेट के अंदर। इसके अलावा और भी चीज़ें हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा? मशीन। देखो मशीन फिक्स्ड एसेट में ही आएगा। क्यों? देखो जब चाहे तो बेच सकती है ना, पर कंपनी को चलाने के लिए मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन को जब चाहे नहीं बेचेगी ना, सही है। मशीन जब तक पुरानी नहीं हो जाएगी, ख़राब नहीं हो जाएगी, उसको नहीं बेचेगी, रखी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, गुड्स बना रही है उसी मशीन से। यानी कि मान लो कि कोई भी कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, ठीक है, जो कपड़ा बनाने की उसकी जो बेसिक मशीन है उसको नहीं बेचेगी ना, उसको तो आखिरी प्रायोरिटी में रखेगी। आखिरी प्रायोरिटी में उसका लैंड भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है फिक्स्ड एसेट में, यानी कि जब चाहे कंपनी उनको नहीं बेच सकती। ठीक है, और बेचना होगा तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा, है कि नहीं। अब आगे चलते हैं अपन कुछ अलग और इम्पॉर्टेंट टर्म पे। देखो इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, बड़ी हो चाहे छोटी।
और इसको इग्नोर किया जाता है कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नहीं दिखेगा आपको। होता है क्या है, ये किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग होती है कंपनी की, ठीक है। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल लिया था। पिछले वीडियो सपोजिंग पिछले ये मुझे याद नहीं है, बट मैंने एक एग्जांपल लिया था। उसकी लिंक मैं ऊपर डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप चाहो तो देख लेना। उसमें मैंने आपको एक कहानी बताई थी क्या, कि भाई एक बंदा है जो कंपनी चलाता है, फिर बाद में वो कंपनी को सही तरीके से मैनेज नहीं करता, उसकी वैल्यूज़ ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो कंपनी को सही से चला नहीं पाता। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो ब्रांडिंग और वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यू जो है, ठीक है, मैनेजर की जो वैल्यू है, मैनेजमेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती है इंटेंजिबल एसेट में, ठीक है। जो भी कंपनी को रन करता है उसे कुछ एथिक्स है, मोरल्स है, इन पे इसमें मैं अभी एग्जांपल लूँगा, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से। तो उनके जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो चीज़ें आती हैं इंटेंजिबल एसेट में। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, चलो मान लेते हैं आपके पास एक चीज़ है, आप मान लेते हैं शहद खरीदते हो, हनी खरीदते हो, और दो प्रोडक्ट हैं आपके सामने, एक है पतंजलि, ठीक है, पतंजलि, और दूसरा है कोई भी अपन मान लेते हैं XYZ, नई कंपनी आई है एक, ठीक है, ये दे रही है कोई भी हनी का जो अपन प्रोडक्ट मान रहे हैं, कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ का ये लोग दे रहे हैं हनी की अपनी बॉटल, और सेम क्वांटिटी की बॉटल ये लोग दे रहे हैं कितने रुपए पे, 60 रुपये पे, ठीक है। तो आप किसको प्रेफर करोगे, आप किसको प्रेफर करोगे, पतंजलि या फिर XYZ? अब देखो, आपकी पतंजलि से कोई पर्सनल दुश्मनी है तो वो मैं नहीं जानता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल पतंजलि को प्रेफर करेंगे। अगर आपके पास ये दो ही ब्रांड हैं तो आप पतंजलि को ही प्रेफर करोगे। क्यों? वो तो महंगा है ना भाई, पर उसके पास पर्सनल ब्रांडिंग है, ठीक है, कुछ एथिक्स हैं उसके पास, तो आप इसके लिए पतंजलि को प्रेफर करोगे कोई भी फलाना कोई भी कंपनी के ऊपर, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास आखिरी ऑप्शन बचेगा कि आपके पास भाई यही चीज़ अवेलेबल है, तो आप तभी जाके इसको खरीदोगे, नहीं तो थोड़ा सा आप महंगा देना प्रेफर करोगे, ठीक है। सेम चीज़ अपन आते हैं कहाँ पे, एप्पल के लिए। एप्पल के लिए कभी सोचा है एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? एप्पल के प्रोडक्ट इतने ज़्यादा महंगे होते हैं तब भी लोग उनको खरीदते हैं, क्यों भाई? MI क्यों नहीं खरीदते? MI लोग खरीदते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग नहीं खरीदते, बहुत लोगों के पास आप में से MI का भी फ़ोन होगा, पर एप्पल के प्रोडक्ट तब भी लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि एप्पल की जो वैल्यूएशन है, उनको पता है कि कंपनी चीट नहीं करेगी कभी भी, है कि नहीं? कभी भी कंपनी चीट नहीं करेगी, अच्छी कंपनी है, उसके जो भी अंदर की चीज़ें बनाते हैं वो लोग अच्छी बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट स्मूथ होता है एंड XYZ, तो उसके लिए एप्पल को लोग अभी तक प्रेफर करते हैं। क्यों भाई? 1 लाख का कौन फ़ोन खरीदेगा? 1 लाख का और 10,000 रुपये का खरीद रहे हैं, तो क्या अंतर है दोनों में कि लोग 1 लाख का प्रेफर कर रहे हैं? कोई ना कोई तो बात होगी ना। इसीलिए ब्रांडिंग पर आती है, वैल्यूएशन, वैल्यू पर आती है, लाइबिलिटी पर आते हैं अपन। आखिरी चीज़ लाइबिलिटी, यानी कि वो चीज़ें होती हैं जो अमाउंट आपने लिया है, ठीक है, या फिर आपने प्रॉमिस किया है कि आप उसको बाद में दे दोगे। भाई मैं अभी ले रहा हूँ तो मैं बाद में दूंगा ना। अब ये मत बोलना मैं भाई सिगरेट नहीं पीता हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ। अब देखो, मान लेते हैं कि मैंने अपने दोस्त से बीड़ी ली एक, ठीक है, मैंने अपने दोस्त को ली एक बीड़ी, तो भाई वो कल जाके थोड़ी ना मेरे से मांगेगा भाई मेरे को एक सिगरेट वापस कर, ठीक है। तो अगर मैंने उससे लिए हैं कुछ पैसे, ठीक है, तो अगले दिन आकर के वो मेरे से बोलेगा भाई तूने मेरे 100 रुपये लिए थे, वापस तो कर दे, है कि नहीं? तो वो चीज़ आएगी लाइबिलिटी पे। ऑलराइट, आगे चलते हैं अपन। लाइबिलिटी भी सेम 2 तरीके की होती है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और इन दोनों के एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी, ठीक है। करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी सेम तरीके की डेफिनेशन आती है, लिक्विडिटी के बेसिस पर ये दोनों भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो आपको 1 साल के अंदर वापस करनी है, ठीक है, इनका कुछ पीरियड है, 1 साल के अंदर आपको ये वापस करनी है। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो आपको 1 साल के पीरियड के आगे, ठीक है, यानी कि 2, 3, 4, 5 इन सालों में जो पे करनी है वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। 5 नहीं, 5 के बाद आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो 1 साल तक करंट लाइबिलिटी और उसके आगे वाली चीज़ें नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखो, ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं करंट एसेट को यूज़ करती हैं करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए। करंट एसेट यानी कि 1 साल के अंदर जो पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है, 1 साल के अंदर जो पेमेंट मिलने वाला है,
या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर जिनको लिक्विडेट करेंगी उनको यूज़ करती हैं करंट लायबिलिटी, यानी कि 1 साल के अंदर जो पे करना है उनको पे करने के लिए, यानी कि करंट लायबिलिटी हटाने के लिए करंट एसेट को यूज़ करती है ज़्यादातर कंपनियां। और ये अच्छी भी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अभी जब अपन आगे जा करके आगे वाले वीडियोज़ में स्टेटमेंट को देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मेरे को आप लोगों को बताना था। ये एग्जाम्पल से पहले मैं आप लोगों को फिर से पुराने वाले एक एग्जाम्पल पे लेकर चल रहा हूँ। कहाँ पे? कार वाले एग्जाम्पल पे, जहाँ पर अपन ने खरीदी थी 12 लाख की कार, 4 लाख अपन ने पे किया था खुद से, और क्या 8 लाख का है लोन, ठीक है। अच्छा, ये लोन आपको कुछ अमाउंट में, कुछ टाइम में पे करना होगा। सपोज अपन मान लेते हैं 20 ईयर्स में, ठीक है। आपने तुरंत जो पे कर दिया, यानी कि 1 साल के अंदर आपने जो फर्स्ट ईयर में पे किया वो है 4 लाख रुपीज़ जो कि आपके पास थे, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी क्या है? क्या ये 4 लाख रुपए जो है ये लायबिलिटी है? ये बात आप बताओ, ठीक है। ये बात आप खुद से सोचोगे। बिल्कुल है यार, आपको पे करना है ना 4 लाख रुपए, ठीक है। ये 4 लाख रुपए आपने प्रॉमिस किया है कि मैं ये 4 लाख रुपए पे करूँगा, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपए करंट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, करंट लायबिलिटी में आएगा। और ये जो 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए बचे हुए 8 लाख रुपए, ठीक है, जिसका आपने लोन लिया है, ये लोन तो आपको पे करना पड़ेगा ना, तो ये आएगा नॉन करंट लायबिलिटी में। यानी कि सेकेंड ईयर के बाद से, दूसरे साल से, ये 8 लाख रुपए की कुछ किस्त आपको पे करनी होगी। अब वो मैं कितनी होगी वो सब चीज़ें अपन को नहीं पता ना, पर अपन को ये 8 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, तो ये आएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। एसेट जो है टोटल, ये जो 12 लाख रुपीज़ की जो कार है ये अपना एसेट हुआ, ठीक है। अब देखो, जब भी आप इसको बेचने जाओगे तो 12 लाख रुपए की तो बिकेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि शोरूम के बाहर निकलते ही कार की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है क्या, कि हो सकता है एसेट की जो वैल्यू, हो सकता है बोल रहा हूँ भाई मैं, हो सकता है एसेट की जो वैल्यू है उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन पे कम वैल्यू मिले आपको उसको बेचने पर, है कि नहीं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर कार है, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है, कार की जगह मान लेते हैं आपके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लैंड, ठीक है, लैंड है मान लेते हैं। अब ये 12 लाख रुपए का था और सपोजिंगली जब आप इसको बेचने गए तो आपको मिलेंगे 8 लाख रुपए, ठीक है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू थी कुछ 12 लाख की तो आता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कुछ 50 लाख का, 50 लाख का लैंड है। जब आप इसको बेचने जाओगे तो हो सकता है भाई टाइम हो चुका है, यानी कि मान लेते हैं 4 साल हो चुके हैं, 4 साल में ये लैंड की वैल्यू जो 50 लाख रुपए है उसकी हो सकता है आपको मिलेंगे 70 लाख रुपीज़। यानी कि ये जो लैंड है इसकी वैल्यू बढ़ी है और ये जो कार है इसकी वैल्यू घटी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सब अपन को सीखना है, आगे जाकर अपन और सीखेंगे। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, किस पे, कौन सा एसेट है ये आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है। देखो, बात है कुछ सालों पुराने की, एक कंपनी हुआ करती थी टाटा डोकोमो, ठीक है। ये टाटा और डोकोमो दोनों की मिलके पार्टनरशिप थी, ठीक है। डोकोमो जापान की कंपनी है, तो जापान की एक कंपनी और इंडिया की कंपनी दोनों ने मिलके एक सिम आती थी इसकी, तो कम्युनिकेशन की भाई एक कंपनी बनाई, टाटा डोकोमो नाम रखा। अब रतन टाटा जी, उन्होंने अपनी वैल्यूज़ में, रतन टाटा जी वैल्यूज़ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो रतन टाटा जी ने एक कहा, डील रखी क्या, क्योंकि आप हमारी कंट्री में बिजनेस करने आ रहे हो, ठीक है, तो आपका कोई भी लॉस इस डील में नहीं होगा, और अगर होगा, अगर ये कंपनी नहीं चलती है तो हम अपनी जेब से पे करेंगे। अब देखो हुआ यूँ, कुछ साल बीत गए, टाटा डोकोमो नहीं चली, बंद हुई, तो रतन टाटा ने तब तक सीईओ का जो पद था वो छोड़ दिया था, ठीक है, नए सीईओ आ चुके थे। अब टाटा डोकोमो नहीं चली, तो क्या हुआ कि भाई डोकोमो ने, जो भी नए सीईओ थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको बोला कि भाई रतन टाटा जी ने हमको ज़ुबान दी थी, हैंडशेक डील हुई थी, हैंडशेक डील यानी कि कुछ भी पेपर पे लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, रतन टाटा ने बस एक ज़ुबान दी थी अपनी। तो भाई उन्होंने कहा कि रतन टाटा ने हमको ज़ुबान दी थी कि भाई हमारा तो कोई लॉस नहीं होगा, आपको हमें अब हमारा जितना भी लॉस हो रहा है आपको वो हमें पे करना चाहिए। अब उन्होंने कहा, जो सीईओ थे उन्होंने कहा कि भाई पेपर वर्क पर तो कुछ हुआ नहीं है, पेपर पे हमने कुछ कहा नहीं है, लिखित कुछ दिया नहीं है, तो हम आपको वो पे नहीं करेंगे। अब जब ये चीज़ रतन टाटा जी के कानों तक पहुंची, उनको ये बात बहुत बुरी लगी, ठीक है।
उन्होंने तुरंत जाकर के अपने सीईओ को फायर किया एंड जितना भी डोकोमो का लॉस हो रहा था उन्होंने पूरा पे किया। ठीक है, तो ये कौन से एसेट में आता है? ये कुछ है जो कि आएगा इंटेंजिबल एसेट में, यानी कि रतन टाटा जी अपनी ज़ुबान के लिए जाने जाते हैं। टाटा की जितने भी कंपनीज़ है, टाटा का जो ग्रुप है अपनी ज़ुबान के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटेंजिबल एसेट आता है। तो और इंटेंजिबल एसेट जो है ये इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कि कोई भी कंपनी जो है इस कंपनी पे जो भरोसा कर रही है तो वो आएगी कहाँ पे? इंटेंजिबल एसेट के अंदर। ऑलराइट दोस्तों, आज का वीडियो वैसे ही थोड़ा सा लंबा हो गया। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।